दोस्तों, हिंदू धर्म के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक यानी म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में किया गया है और इसके लिए विशेष रूप से धारा 13 भी लागू होती है, जिसके अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों ये मान लेते हैं कि उनके बीच वैवाहिक संबंध अब इस हद तक टूट चुके हैं कि साथ रहना संभव नहीं है और वे बिना किसी दबाव, धोखे या जबरदस्ती के आपसी सहमति से विवाह समाप्त करना चाहते हैं, तो वह परिवार न्यायालय यानी कि फैमिली कोर्ट में संयुक्त रूप से तलाक की याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों, धारा 13B(1) के अनुसार यह अनिवार्य शर्त है कि पति पत्नी कम से कम 1 वर्ष से अलग अलग रह रहे हों। जहां अलग रहना केवल शारीरिक अलगाव तक सीमित नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अलगाव को भी सम्मिलित करता है। अर्थात यदि पति पत्नी एक ही छत के नीचे रहते हुए भी पति पत्नी जैसे संबंधों में नहीं है, तो भी इसे अलग रहना माना जा सकता है। और आपको पिटीशन में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक होता है कि वे आप 1 वर्ष या उससे अधिक समय से साथ नहीं रह पा रहे हैं तथा आपसी सहमति से विवाह विच्छेद चाहते हैं। धारा 13B(1) के अंतर्गत दाखिल की गई इस याचिका को सामान्यतः फर्स्ट मोशन पिटीशन कहा जाता है, जिसमें आपको विवाह की तारीख, अलगाव की अवधि, विवाह से उत्पन्न विवादों का संक्षिप्त विवरण तथा ये तथ्य कि दोनों पक्षों ने सभी विवादों जैसे भरण पोषण, स्थायी गुजारा भत्ता, बच्चों की अभिरक्षा, मुलाकात के अधिकार, संपत्ति का बंटवारा और स्त्रीधन आदि का आपसी समझौते से निपटारा कर लिया है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से यह दर्शाया जाता है कि फर्स्ट मोशन के समय दोनों पति पत्नी का व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक होता है, जहां न्यायाधीश दोनों के बयान रिकॉर्ड करता है और यह संतुष्ट होता है कि दी गई सहमति स्वतंत्र, स्वैच्छिक और वास्तविक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश्ता देवी वर्सेस ओम प्रकाश के निर्णय के मामले में यह स्पष्ट किया था कि आपसी सहमति से तलाक तभी वैध माना जाएगा जब सहमति पूर्णतः स्वतंत्र हो। फर्स्ट मोशन के बाद धारा 13B(2) के अंतर्गत कानून ने एक कूलिंग ऑफ पीरियड अर्थात प्रतीक्षा अवधि का प्रावधान किया है, जिसके अनुसार फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बीच में न्यूनतम 6 माह का अंतर होना चाहिए और अधिकतम 18 माह के भीतर सेकंड मोशन दायर किया जाना चाहिए। इस अवधि का उद्देश्य ये होता है कि पति पत्नी को पुनः विचार का अवसर मिल सके और यदि सुलह की कोई संभावना हो तो वह पुनः साथ रह सके। किंतु व्यवहारिक अनुभव में यह देखा गया है कि कई मामलों में जहां विवाद पूरी तरह समाप्त हो चुका होता है और वर्षों से पति पत्नी अलग रह रहे होते हैं, वहां ये प्रतीक्षा अवधि केवल अनावश्यक विलंब का कारण बनती है। और इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमरदीप सिंह वर्सेस अरविंद कौर 2017 का ये शायद जजमेंट था के मामले में ये स्पष्ट किया था कि धारा 13B(2) के अंतर्गत 6 माह की अवधि अनिवार्य नहीं है, बल्कि एक डायरेक्टरी है। और यदि न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो जाए कि पति पत्नी के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं है, वे पहले से ही लंबे समय से अलग रह रहे हैं, तो और सभी विवादों का निपटारा भी आपसी सहमति से और समझौते से कर चुके हैं और प्रतीक्षा अवधि से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा, तो फैमिली कोर्ट 6 माह की अवधि को माफ यानी कि वेव कर सकता है। इसके लिए सामान्यतः कूलिंग ऑफ पीरियड वेवर की एक अलग से एप्लीकेशन प्रस्तुत की जाती है। जब 6 माह की अवधि पूरी हो जाती है तो न्यायालय द्वारा इसे माफ कर दिया जाता है। तब पति पत्नी धारा 13B(2) के अंतर्गत सेकंड मोशन प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे पुनः ये पुष्टि करते हैं कि वे अब भी आपसी सहमति से तलाक चाहते हैं और इस स्तर पर भी दोनों पक्षों की व्यक्तिगत उपस्थिति तथा सहमति आवश्यक होती है। इसके लिए दोनों ही मोशन में नॉर्मली ये देखा गया है कोई आप सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षकार हैं वो एफिडेविट फाइल कर देते हैं। दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर 2011 का मामला था, इसमें स्पष्ट किया था कि सेकेंड मोशन से पहले किसी भी पक्ष को अपनी सहमति वापस लेने का अधिकार है और यदि किसी एक पक्ष ने सहमति वापस ले ली तो आपसी सहमति से तलाक नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, सेकेंड मोशन पर दोनों के बयान रिकॉर्ड करने के बाद यानी कि एफिडेविट लेने के बाद यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि कानून की सभी शर्तों का पालन किया गया है, तो वह विवाह को भंग करने की अंतिम डिक्री
पारित कर देता है, यानी कि तलाक की डिग्री जारी कर देता है और उसी दिन से पति पत्नी का वैवाहिक संबंध विधिक रूप से समाप्त हो जाता है। अब जहां तक भरण पोषण और स्थायी गुजारा भत्ता यानी कि एलिमनी का प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत अंतरिम भरण पोषण और धारा 25 के अंतर्गत स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। किंतु आपसी सहमति से तलाक के मामलों में प्राय पक्षकार वो पहले से ही इस विषय में समझौता कर लेते हैं, जो या तो एक मुश्त राशि के रूप में हो सकता है या मासिक भुगतान के रूप में, या कभी कभी दोनों पक्ष नो क्लेम का समझौता भी कर लेते हैं। यदि विवाह से संतान उत्पन्न हुई है तो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 26 के अनुसार न्यायालय बच्चे के कल्याण यानी वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को सबसे ऊपर मानता है और उसी को देखते हुए अभिरक्षा और मुलाकात के अधिकारों पर आदेश पारित करता है, भले ही माता पिता ने आपसी समझौता कर रखा हो, क्योंकि बच्चे का हित किसी भी समझौते से ऊपर माना जाता है। आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों में विवाह प्रमाण पत्र, पति पत्नी के पहचान और पते के प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, आपसी समझौते का कोई दस्तावेज है तो वो, तथा बच्चों से संबंधित विवरण शामिल होते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया सामान्यतः विवादित तलाक की तुलना में कम समय, कम खर्च और कम मानसिक तनाव में पूरी हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से तलाक एक ऐसा विधिक उपाय है जो उन पति पत्नी के लिए बनाया गया है जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि उनका वैवाहिक संबंध व्यवहारिक रूप से समाप्त हो चुका है और वे सम्मानजनक तथा शांतिपूर्ण ढंग से अपने जीवन को अलग अलग दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और इसी प्रकार की कानूनी बातों को आसान शब्दों में समझने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।